हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर टेंस के बारे में पढ़ाइए, हम लोगों को टेंस में समस्याएं हो रही थी। इसलिए दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में टेंस को लेकर के चल रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट सेंटेंसों के बारे में पढ़ा रहा हूं, जो सिंपल रूप से आपके सामने आते हैं। इसलिए आज मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिया है वो सबसे निम्नतम श्रेणी से लिया हूँ, ताकि यह वीडियो जो है छोटे और बड़े सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें इज आर एम का प्रयोग पढ़ना है। कि दोस्तों, ये जो इज आर एम है वो कहलाती क्या है? क्रिया। लेकिन दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं इज आर एम, इनका दो रूप होता है। किसी वाक्य में ये जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया के रूप में मानी जाती है, और कहीं पर यही क्रिया जो है सहायक क्रिया के रूप में मानी जाती है। यानी इज आर एम जो क्रिया है वो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करती है और किसी वाक्य में सहायक क्रिया का कार्य करती है। दोस्तों, ये क्रिया सहायक क्रिया उस समय बनती है जब आपके वाक्य में इसके साथ कोई क्या लिखते हैं? आप मुख्य क्रिया लिखते हैं। अगर इनके साथ में अगर कोई मुख्य क्रिया अगर आप यूज कर देते हैं तो ये अब उस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं बल्कि सहायक क्रिया का काम करने लगती है। दोस्तों, इस चीज़ को मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि मोहन एक अध्यापक है। मोहन एक अध्यापक है। अगर इसी वाक्य को मैं कह दूं कि मोहन पढ़ा रहा है। मोहन पढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों वाक्यों को अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मोहन एक अध्यापक है। इस वाक्य के अंत में है आया है और इस वाक्य के भी अंत में है आया है। लेकिन इन दोनों वाक्यों में अंतर केवल दोस्तों इस बात का है कि ये जो ऊपर वाला वाक्य हमने लिखा है उस वाक्य में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है, जबकि इस वाक्य में हमारी मुख्य क्रिया है क्या? पढ़ाना। इस तरीके से जब ऊपर वाले वाक्य का आप अनुवाद बनाते हैं तो इसका अनुवाद हो जाएगा मोहन इज ए टीचर। मोहन इज ए टीचर। लेकिन नीचे वाले वाक्य का अगर आप अनुवाद बनाते हैं तो इसका अनुवाद हो जाएगा मोहन इज टीचिंग। मैंने आपसे जैसा कहा है कि ये जो क्रिया मैंने लिखा है ये किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करती है और किसी वाक्य में सहायक क्रिया का काम करती है, और इन क्रियाओं को हम सहायक क्रिया उस समय पुकारेंगे जब उसके साथ कोई मेन वर्ब यानी कोई मुख्य क्रिया आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा वाला वाक्य आप देख रहे हैं इस वाक्य में हमारी मुख्य क्रिया टीच आई हुई है, इसलिए यहाँ पर जिस इज का प्रयोग आपने किया है यह क्रिया इस वाक्य के लिए मुख्य क्रिया न हो करके सहायक क्रिया है। जबकि ऊपर वाले वाक्य में ऐसा कोई भी मुख्य क्रिया नहीं आया हुआ है, इस कारण से इस वाक्य में जो इज है वो किस रूप में है? मुख्य क्रिया के रूप में है। दोस्तों, ये मैंने आपको इसके दो रूपों के बारे में शॉर्ट रूप से समझाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं इसके प्रयोग को समझाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक आती है अनुवाद की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनुवाद होता क्या है, यानी अनुवाद जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं कि एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। दूसरी भाषा में बदला जाता है या दूसरी भाषा में हम बदल देते हैं। यानी अनुवाद की यही परिभाषा हुई कि जब हम एक भाषा के वाक्य को किसी दूसरी भाषा के वाक्य में क्या करते हैं? बदल देते हैं।
तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यह एक वाक्य है, लेकिन यह वाक्य किस लैंग्वेज में लिखा गया है? हिंदी लैंग्वेज में है, यानी ये वाक्य हिंदी का है। अगर इस वाक्य को मैं ऐसे कह दूं कि रामः पठति, तो इस वाक्य का भी अर्थ हुआ राम पढ़ता है, लेकिन चूंकि ये भाषा हमारी हो गई क्या? संस्कृत। ये भाषा हमारी संस्कृत हो गई। और इसी भाषा, अगर इसी वाक्य का हो मैं ऐसे लिख दूं कि राम रीड्स, तो इसका भी अर्थ हुआ राम पढ़ता है, लेकिन ये भाषा हमारी क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। यानी इन तीनों वाक्यों का जो सेंस है, यानी तीनों वाक्यों का जो अर्थ है सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा है ये हर लैंग्वेज को क्या है? हर लैंग्वेज डिफरेंट है। अलग अलग लैंग्वेज हमने प्रयोग किया है। एक को हमने हिंदी में, एक को हमने संस्कृत में, और एक को हमने किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। तो दोस्तों, इस अनुवाद का आशय होता है कि हम एक भाषा के वाक्य को किसी दूसरी भाषा के वाक्य में क्या करते हैं? बदल देते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ज्यों ही हमारे सामने अनुवाद आता है, हमें को समझ लेना होगा कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी अनुवाद बनाते समय। अगर आप अनुवाद बनाना चाहते हैं किसी वाक्य का, तो आपको उस दिए गए वाक्य में इन 3 चीजों की पहचान करनी पड़ती है। पहली चीज है सब्जेक्ट, और दूसरी चीज है आपका क्रिया, और तीसरी चीज है आपका कर्म। क्योंकि कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में ये तीनों जरूर होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जरूरी हो गया कि हम दिए गए वाक्य में कर्ता को, क्रिया को और कर्म को पहचानना जाने। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कर्ता हमारा क्या होता है। आपको पता है कि कर्ता आपका होगा तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है। और क्रिया, ये क्रिया जो होती है अलग अलग रूपों में होती है दोस्तों। और कर्ता और क्रिया को अगर आपने जान लिया तो उस वाक्य में जो कुछ भी बचता है वो कर्म होता है। तो आइए इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जब हमने आपको बताया कि अनुवाद बनाने के लिए हमें कर्ता की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम आपको कर्ता की लिस्ट बना देते हैं। देखिए, कर्ता की लिस्ट में आपको ख्याल करना है दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये पर्सन से बनता है, पर्सन से बनता है। इसलिए मैं इसमें शॉर्टकट में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ही, सी, नाम, एक वचन की संज्ञा और बहुवचन की संज्ञा, बहुवचन की संज्ञा। किसी भी वाक्य का कर्ता दोस्तों यही हो सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस आई और इसमें आ सकता है शब्द जैसे दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। तो जिस तरीके के वाक्य आपके सामने होंगे, जिस तरह का वाक्य उसमें कर्ता के रूप में दिखाई देगा वाक्य में, इनमें से हम उसकी अंग्रेजी क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि इस आई का आशय मैं से होता है, वी का आशय हम सब से होता है, यू का आशय तुमसे होता है, दे का तात्पर्य वे से होता है, दीद का तात्पर्य ये होता है, दोज का वह होता है, ही का वह होता है। लेकिन दोस्तों ख्याल करना है, इस वह का प्रयोग आपको पुरुष के लिए करना है। सी मने भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमें स्त्री के लिए करना है। नाम को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, एक वचन की संज्ञा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुवचन की संज्ञा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और दिस मने दोस्तों होता है यह, और दैट मने होता है क्या? वह। ये रहे आपके सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं हम अपनी टॉपिक पे।
हम कैसे जानेंगे कि दिया गया जो वाक्य है उस वाक्य का अनुवाद बनाने के लिए इस क्रिया का प्रयोग होगा। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगाओ तथा वाक्य में कोई मुख्य क्रिया न हो। ध्यान देना है दोस्तों, ये जो क्रिया है, जिस क्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हमें मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करनी है। और जब इस क्रियाओं को हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो स्वाभाविक है कि उस वाक्य में कोई भी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया नहीं आई होगी। इसलिए बताया गया कि यदि वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगा हो तथा वाक्य में कोई मुख्य क्रिया न हो, तो इस कंडीशन में अनुवाद बनाते समय हम क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वाक्य आपके सामने 3 प्रकार का आता है। एक साधारण वाक्य आता है, एक नकारात्मक वाक्य आता है और एक प्रश्नवाचक वाक्य आता है। अगर वाक्य आपका साधारण होगा तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी लिखनी है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वर्ब यानी क्रिया, और क्रिया के बाद आपको लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक होगा तो लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है वर्ब, और वर्ब के बाद लिखना है नॉट, और नॉट के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो सबसे पहले ही आपको वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाना है। ये था आपके लिए रूल्स, ये था आपका नियम, अनुवाद बनाने का नियम है कि साधारण वाक्य होने पर सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर वर्ब की अंग्रेजी, फिर कर्म की अंग्रेजी यानी ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी। नकारात्मक वाक्य होने पर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, नॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रश्नवाचक होने पर सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमें ये जरूरत हो गई कि इसमें हमको 3 क्रियाएं दी गई हैं, तो इनमें से किसके किसके साथ कौन कौन सा कर्ता होगा, तो किसके साथ ये क्रिया, किसके साथ ये क्रिया, किसके साथ ये। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स आपको दे देते हैं नोट में, ताकि उस बात को ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपका कर्ता ही होगा, अगर आपका कर्ता सी होगा, अगर आपका कर्ता नाम होगा, यदि आपका कर्ता दिस होगा, यदि आपका कर्ता दैट होगा, या कोई एक वचन की संज्ञा होगी, एक वचन की संज्ञा, अगर ये वाक्य के कर्ता होते हैं दोस्तों, तो इसके साथ आप क्रिया इज का प्रयोग करना, क्रिया इज लगाना। अगर आपका कर्ता दीज होगा, यदि आपका कर्ता दोज होगा, यदि आपका कर्ता दे होगा, यदि आपका कर्ता वी होगा, यदि आपका कर्ता यू होगा, तो इनके साथ आपको क्रिया लगानी है आर का प्रयोग। इनके साथ क्रिया आप आर लगाएंगे। और एक ही ऐसा कर्ता आई है जिसके साथ क्या लगता है, एम लगता है। क्या कर लेना है, ही, सी, नाम, दिस, दैट, एक वचन की संज्ञा के साथ इज लगाएंगे। दीज, दोज, दे, वी, यू, और अगर कोई बहुवचन का भी अगर होता है नाउन, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बहुवचन, तो उस बहुवचन संज्ञा के साथ भी आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, और आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। यानी जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम आपके लिए बनाया है, तो आपको कंफर्म होना है कि इस आई के साथ में एम लगता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा है इनके साथ आर लगेगा, इन दोनों के साथ इज लगेगा। ये नाम के साथ भी आप इज का ही प्रयोग करेंगे। एक वचन की संज्ञा होगी तब भी इज ही लगाएंगे, बहुवचन की संज्ञा होगी आर लगा लेंगे, और दिस दैट होगा तो इज लगा लेंगे। यानी यही बात हमने वहाँ पर आपको समझा दिया है।
तो ऐसा हम करते हैं कि इस टेबल को हम यहाँ पर आपको विधिवत लिख देते हैं ताकि आपको लगाते समय आसानी रहे। इसलिए इस चीज़ को हम मिटा करके आपको पुनः अच्छी तरीके से लिख देते हैं ताकि कोई गलती न करने पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें आपको हम ये बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नोटेबल पॉइंट में आपको दिमाग में रखना है नोट में कि अगर कर्ता हमारा ही होगा, सी होगा, दिस होगा, दैट होगा, नाम होगा और एक वचन की संज्ञा, एक वचन की संज्ञा, तो आपको समझ लेना है कि इनके साथ हमें क्रिया क्या लगानी है, इज। अगर कर्ता आपका दीज होगा, अगर कर्ता आपका दोज होगा, यदि कर्ता आपका यू होगा, यदि आपका कर्ता वी होगा, यदि आपका कर्ता दे होगा, यदि आपका कर्ता कोई बहुवचन की संज्ञा होगी, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। और एक ही ऐसा कर्ता है आई, जिसके साथ में आपको क्रिया क्या लगानी है, एम लगानी है। तो मैंने सब कुछ आपके सामने लिख दिया। अब हम बात की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसको मिटा देते हैं ताकि ये चीज़ यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है। इसलिए अब अनुवाद की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य की चर्चा करते हैं। वाक्य साधारण, साधारण वाक्य। पहले आपको मैं एकदम सिंपल से ऊपर की तरफ लेकर चलूंगा। पहले छोटे छोटे वाक्यों को देखें आप, उसके बाद बड़े वाक्यों को आप देखना, क्योंकि इस आर एन को हमें हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि इज आर एन का प्रयोग ऐसा भी होता है जिसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि इसमें वास्तव में हम क्या लगाएं, किस तरीके से वाक्य को लिखें। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए साधारण वाक्य में चलते हैं। अगर कह दिया जाएगा दोस्तों कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, या कह दिया जाएगा तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, कह दिया जाएगा हम सब मित्र हैं, हम सब मित्र हैं, कह दिया जाएगा ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, कह दिया जाएगा राधा एक खिलाड़ी है, राधा एक खिलाड़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी वाक्य हमने लिखा है उसमें इज आर एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा, यहाँ पे आए। बोला गया है कि इज आर एन क्रिया का प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में कब करते हैं, जब वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगा होता है और वाक्य में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो जो वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है, इस वाक्य में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं आई है। मुख्य क्रिया के कहने का अर्थ है जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, कूदना, दौड़ना, लाइक दैट। तो उसमें से कोई भी चीज़ ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो इज आर एन क्रिया की पहचान जो है, हो, हूँ, ये जो चीज़ें हैं इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमको वाक्य के अंत में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमने क्या कहा कि वाक्य का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ को खोज लें, कर्ता को और क्रिया को और कर्म को। तो हमने क्रिया को तो देख लिया कि क्रिया अंत में आई हुई है। और अगर वाक्य आपका साधारण होगा दोस्तों, तो वाक्य के शुरू में जो शब्द होगा वो चाहे नाउन हो या कोई प्रोनाउन है, वही आपका सब्जेक्ट है। तो जो मैंने ये घेरा है शुरू में, ये सारे सब्जेक्ट हुए। जो लास्ट में मैंने घेरा वो वर्ब हुआ। तो बीच में जो बचा हुआ शब्द है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान देना है कि अगर हमारा कर्ता अगर बहुवचन का होगा, अगर कर्ता हमारा बहुवचन का होगा, तो हमको अपने दिमाग में रखना है कि उस कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगाना है। कर्ता एक वचन होने पर क्रिया भी बहुवचन होगी और प्रायः उस वाक्य में जो कर्म होता है वो भी प्रायः बहुवचन का ही होता है। कर्म भी आपका बहुवचन का होता है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया तो बहुवचन की होती है, लेकिन उसमें हमारा जो कर्ता होता है वह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है।
इस कंडीशन में आपको कर्म बहुवचन लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे अगर वाक्य आपके सामने आएंगे तो कन्फर्म है कि उस वाक्य में यह शब्द जरूर आएगा, एक। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर हमारा कर्ता एक वचन का है, अगर कर्ता हमारा एक वचन का है, अनुवाद बनाते समय उस वाक्य में क्रिया भी हमको एक वचन की लगानी है और कर्म तो आपका ऑलरेडी एक वचन का होगा। इस पॉइंट को दोस्तों हमें भूलना नहीं है। आइए विचार करते हैं इन वाक्यों पर। वाक्यों में मैंने लिखा है, पहला वाक्य हमारा है, मैं एक अध्यापक हूं, में सब्जेक्ट हमारा आई है। तुम एक विद्यार्थी हो, में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। और हम सब मित्र में हैं में हमारा कर्ता वी है। और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये की अंग्रेजी हम दिस जानते हैं। और इसमें नाउन राधा है। हमने कर्ता लिख दिया। कर्ता के बाद लिखने की क्या जरूरत है, वर्ब की, क्योंकि साधारण वाक्य का नियम बोलता है कि कर्ता लिखने के बाद तुरंत आप क्या लिखें, क्रिया लिखें। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के साथ इस इज आर एम में से कौन सी क्रिया लगेगी। दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको स्टडी बना दिया है कि कौन से कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। जैसा कि मैंने लिखा है कि आई के साथ एम लगेगा, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अगर आई है तो बेहिचक इसके साथ क्रिया एम लगा देंगे। बच क्या गया, कर्म एक अध्यापक, ए लिख देंगे और उसके बाद टीचर लिख देंगे। फिर बोला गया तुम एक अध्यापक हो, देखिए यहाँ पर यू, और यू के साथ में बोला गया है क्रिया क्या लगाने के लिए, आर, तो आर लिख लिया गया। और एक विद्यार्थी हो, ए लिख दिया गया और स्टूडेंट लिख दिया गया और अंत में फुल स्टॉप। हम सब मित्र हैं, हम सब की अंग्रेजी हमने लिखा वी, और वी के साथ आपको बताया गया है कि क्रिया आर लगती है, इसलिए आर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिया है हैं, हम सब मित्र हैं। तो इस कंडीशन में अगर वाक्य आपका अनुवाद बनता है तो ये हम सब बहुवचन में है, इसलिए जब मित्र लिखेंगे तो आपको फ्रेंड्स लिखना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो प्रायः उसमें कर्म भी बहुवचन का होता है। आगे आइए, ये किताबें हैं, ये की अंग्रेजी आपने लिख दिया है दिस, और इस हैं की अंग्रेजी होगा क्या, आर। और यहाँ पर किताबें, और किताबें की अंग्रेजी क्या लिखना है आपको, बुक्स लिखनी है। राधा एक खिलाड़ी है, राधा लिख दिए, ये नाम है, बताया गया कि नाम के साथ क्रिया इज लगती है, इसलिए राधा के साथ हमने लगा दिया इज। कर्म हमारा है एक खिलाड़ी, लिख दिया ए, और खिलाड़ी की अंग्रेजी क्या लिख दिया, प्ले। दोस्तों इस तरीके से हमने एक तरह का अनुवाद बनाया और वो भी वाक्य था साधारण, लेकिन बस हमको इतना ही नहीं समझना है क्योंकि ये तो एकदम सिंपल भाषा में है। दोस्तों इसके आगे मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसी स्टेप को लेकर के आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।